अमीर बहू का मखमल, गरीब बहू की बोरी की रजाई। ये बोरी की रजाई बहुत चुभ रही है माँ, मैं नहीं ओढ़नी है रजाई। हाँ माँ, सच में रजाई बहुत चुभ रही है, देखो कैसे हमारे हाथ लाल हो गए हैं। ये कैसी कैसी रजाई दिखा रहे हैं आप, एक काम करिए वो रजाई दिखाइए। हाँ, वो मखमल वाली रजाई दिखाइए। कितनी सुंदर है ना ये रजाई। इस बार ठंड में मेरा पूरा परिवार मखमल की रजाई ओढ़ेगा। कितनी सॉफ्ट रजाई है ये, और काफी गर्म भी है। जहाँ एक तरफ गरीब बहू के बच्चे ठंड में चुभने वाली बोरी की रजाई बनाकर ओढ़कर ठंड से ठिठुर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू एक बड़े से शोरूम से मखमल की रजाई खरीद रही थी। क्या इसी तरह इस गरीब बहू के बच्चे ठंड में ठिठुरते रहेंगे, या उनकी आगे जाकर किस्मत बदलेगी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ठंड लग रही है, शॉल में ठंड नहीं रुकती। देखो ना हमारे हाथ पैर कितने ठंडे पड़ गए हैं, इस आग से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता है कल पूरी रात मैं ठंड से कांप रहा था। माँ, मेरे सभी दोस्तों के घर में रजाई आ चुकी है, हम लोग रजाई कब लाएंगे? वहाँ सुना है वो बहुत गर्म होती है और इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। दीपा, राजू, तुम तो जानते हो कि बाबा का काम अभी अच्छा नहीं चल रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक नई रजाई ला सके। थोड़े दिन और रुक जाओ, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नई रजाई ले आऊंगी। अरे प्रिया बेटा, तुम तो बस मूंगफली खा रही हो। ये लो काजू बादाम खाओ, ठंड में इसे खाने से शरीर के अंदर गर्माहट बनी रहती है। मेरा दूध दो ना माँ, ठंडा हो जाएगा तो मैं नहीं पीऊंगी। प्रेरणा अपनी बेटी प्रिया को पीने के लिए दूध का ग्लास देती है कि तभी अचानक प्रिया के हाथ से दूध का ग्लास छूट जाता है और सारा दूध रजाई पर गिर जाता है। सॉरी मम्मी, मेरे से रजाई पर दूध गिर गया। हमने लास्ट ईयर ये रजाई ली थी। तो क्या हुआ बेटा, हम तो हर साल नई रजाई लेते हैं, और वैसे भी मैं तो इसे फेंकने ही वाली थी। चलो तुम दूसरी रजाई ले लो और मैं जब तक रजाई फेंक कर आती हूँ। थोड़ा सा दूध गिरने पर जहाँ अमीर बहू पूरी की पूरी नई रजाई उठाकर फेंक देती है और हर साल अपने घर में ठंड के मौसम में नई रजाई लाती है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू के परिवार ने आज तक एक अच्छी रजाई की शक्ल तक नहीं देखी थी। गरीब बहू के दोनों बच्चे हर साल ठंड में बिना रजाई के ठिठुरते रहते हैं। क्या हुआ मधु, कुछ दिनों से देख रही हूँ काफी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? तुम तो जानती हो कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और मेरे घर पर एक रजाई तो क्या कंबल तक नहीं है। दोनों बच्चे ठंड से सारी रात ठिठुरते रहते हैं और बाहर तो रजाइयों का दाम आसमान छू रहे हैं। अब मैं नई रजाई कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं जिस सब्जी मंडी में सब्जियां बेचती हूँ, वो सब्जी मंडी में एक बूढ़े काका भी हैं। उन्हें किसी की जरूरत है जो उनके साथ सब्जी बेचे, इसके बदले वो उसे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करेंगे। तुम ये काम कर लो और पैसे जोड़कर नई रजाई ले आना। शीला की बात सुन अगले दिन से ही मधु उस मंडी में जाकर सब्जियां बेचने लगती है, जिससे उसे हर दिन 100 रुपए मिला करते थे। लेकिन कम रुपए में जल्द से जल्द रजाई का इंतजाम करना मधु के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं, वैसे अब ठंडी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हच, हच। राजू को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अब मैं क्या करूं जी, मेरे बच्चे का शरीर तो आग की भट्टी की तरह तप रहा है। मधु, मुझे माफ कर देना। अगर मैं कुछ ढंग का काम करता तो आज मेरे बच्चे की ऐसी हालत नहीं होती। पूरे गरीब परिवार के पास ओढ़ने के लिए एक चादर भी नहीं थी। अपने बच्चों की ऐसी खराब हालत देख अगले दिन मधु ठीक से सब्जी मंडी में काम भी नहीं कर पाती और अपने बच्चों के बारे में ही सोचने लगती है कि तभी मधु की नजर ठेले के पास में ही पड़े कुछ आलू, प्याज, टमाटर के बोरों पर जाती है, जिन्हें देख अरे ये तो काफी सारे बोरे हैं और किसी काम की भी नहीं है। इन्हें अगर मैं अपने घर ले जाकर आपस में सिलकर और उनके अंदर थोड़ी बहुत कतरनी भर दूं तो ये भी तो रजाई का ही काम करेगा। मधु उन सभी बोरों को इकट्ठा करती है और घर ले जाकर आपस में उन्हें सिलने लगती है और साथ ही साथ घर में पड़े छोटे मोटे कपड़े और कतरनों को उसमें भरकर अपने दोनों बच्चों के लिए बोरी की रजाई बना देती है। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे बोरी की रजाई ओढ़ते हैं तो उन्हें वो बोरा चुभने लगता है। माँ, ये बड़ा चुभ रहा है, मुझे ये बोरा नहीं ओढ़ा जाएगा। मुझे ये बोरे वाली रजाई नहीं चाहिए माँ। तो मैं क्या करूं? जब तक एक नई रजाई का जुगाड़ नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों को ये बोरी वाली रजाई ही ओढ़नी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ गरीब बहू अपने दोनों बच्चों की बोरे की रजाई उड़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू एक बड़े से मॉल से अपने पूरे परिवार के लिए मखमल की रजाइयां ले रही थी। ये मखमल की रजाई तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और गर्म है। भैया एक काम करिए, ये 6 मखमल की रजाइयां पैक कर दीजिए। एक मखमल की रजाई 10,000 रुपए की है और 6 रजाई 60,000 की हुई। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसों की कमी थोड़े ना है। जल्दी से ये सारी रजाई पैक करवाकर मेरी कार में रखवा दीजिए।
प्रेरणा मखमल की रजाइयां खरीद कर अपने घर जाती है और अमीर बहू का पूरा परिवार हीटर के सामने मखमल की रजाई ओढ़कर आराम कर रहा होता है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गरीब बहू के दोनों बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए अपने आंगन में अपनी माँ की बनाई हुई बोरी की रजाई ओढ़कर बैठे होते हैं कि तभी वहां से अमीर बहू गुजरती है। अरे ये क्या मधु, तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं है कि जो तुम अपने बच्चों को एक ढंग की रजाई दिला सको? तुम्हारे बच्चे तो बोरी की रजाई ओढ़कर ठंड से ठिठुर रहे हैं। बेचारी गरीब कहीं की, हमारे घर के नौकरों के पास भी इससे अच्छी रजाई है। अरे ये तो रजाई नहीं बल्कि रजाई के नाम पर धब्बा है। कहने को प्रेरणा और मधु दोनों ही अमीर और गरीब बहुएं एक दूसरे की पड़ोसन थी, लेकिन जहां मधु गरीब होकर भी अच्छे दिल की औरत थी, वहीं अमीर होने की वजह से प्रेरणा के अंदर काफी घमंड था। इतने पैसे होने के बावजूद भी आज तक प्रेरणा ने किसी की मदद नहीं की थी। ठंड के मौसम में धूप में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। आज तो सच में काफी अच्छी धूप खिली है। आंगन में बैठकर धूप में अमीर बहू चाय पी रही होती है कि तभी उसके घर के बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत आती है जो ठंड से काफी कांप रही होती है। बेटा बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए मिलेगा क्या? सारा शरीर बर्फ की तरह जम गया है। चल भाग यहाँ से बुढ़िया, अमीर घर देखा नहीं कि आ जाते हैं मुंह उठाकर। निकल यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने आने की? प्रेरणा उस बूढ़ी औरत को ठंड में वहां से भगा देती है और ठंड में कांपती हुई बूढ़ी औरत सीधा मधु के घर के सामने से गुजर रही होती है कि तभी वह लड़खड़ा कर गिर जाती है, जिसे देख मधु, माँ जी आप ठीक तो हैं? ये क्या, आपका शरीर तो काफी ज्यादा कांप रहा है। मधु जल्दी से घर में जाती है और अपनी बनाई हुई बोरी की रजाई लाकर उस बूढ़ी अम्मा को ओढ़ा देती है, जिससे उसे राहत मिलती है। वहीं अमीर घमंडी बहू अपने घर के आसपास ठंड में कुत्ते को भी धूप में नहीं बैठने देती। वहीं गरीब बहू ठंड से कांपकर घूम रहे जानवरों को भी बोरे में से स्वेटर बनाकर पहना देती है। कितना प्यारा लग रहा है ना ये कुत्ता। इस कुत्ते ने तो अब हमारी तरह स्वेटर पहन लिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रेरणा हमेशा की तरह शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल जाती है और शॉपिंग कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी प्रेरणा की नजर ठंड में फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों पर पड़ जाती है। इन गरीब लोगों को तो सड़क पर सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। प्रेरणा इतना बोलकर वहां से जा रही होती है कि तभी उसकी नजर फुटपाथ पर सो रही एक औरत पर जाती है, जिसे देख प्रेरणा भागती हुई उस औरत के पास जाती है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा की छोटी बहन कविता होती है। कविता, तुम यहाँ, वो भी ऐसी हालत में? तुम्हारी शादी तो मुझसे भी अमीर परिवार में हुई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन अमीर परिवार में शादी होते ही मेरे अंदर इतना घमंड आ गया कि मैंने अपने सामने कभी गरीबों को कुछ समझा ही नहीं। हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाया, उन्हें दुख दिया और शायद इसी वजह से किसी गरीब की मुझे ऐसी बद्दुआ लगी कि मेरे पति का काम बंद पड़ गया। हम लोग देखते ही देखते सड़क पर आ गए। मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरी तरह ही घमंडी हो, इसलिए घमंड छोड़ दो और एक अच्छी इंसान बन जाओ, वरना तुम्हें भी मेरी तरह सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। अपनी बहन कविता की बातें सुन और उसकी हालत देख प्रेरणा को भी वो दिन याद आने लगते हैं जब उसने हर गरीब को सताया और सबसे ज्यादा अपनी गरीब पड़ोसन को। जिसके बाद प्रेरणा सबसे पहले अपनी बहन कविता की मदद करती है और उसी बड़े मॉल से मखमल की रजाई और खाने पीने का सामान खरीद सीधा गरीब मधु के घर पहुंच जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मधु, मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज जब अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं ये सब तुम्हारे परिवार के लिए लेकर आई हूँ, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। इंसान को जब उसकी गलती का एहसास हो जाता है वही उसका सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। और अब तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चे मखमल की रजाई ओढ़ सकेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से कहां आ गए, हमने सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसे रहेंगे। सच में इतनी मुश्किल है भगवान किसी दुश्मन को भी न दे जितनी हमें झेलनी पड़ रही है। माँ जी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? ईंट भट्टी घर में कम से कम हमारे सर पर छत तो है ना। बुरे हालात हैं पर मुश्किलें तो हर किसी के पास ही होती हैं, ये दिन भी निकल ही जाएंगे। माँ, सच में पापा सही कह रहे हैं। यहाँ पर मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। बच्चों, तुम क्यों इतना निराश हो रहे हो? ये बताओ कि जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो क्या कोई मुश्किलें नहीं होती? और माँ जी, आप क्यों इतना निराश हो रही हो? आपको देखकर बच्चे भी निराश हो रहे हैं। हमें तो एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। मुश्किल घड़ी में हमें हार नहीं माननी चाहिए। पूरा परिवार ईंट भट्टी घर में आखिर क्यों रह रहा था? ऐसे हालातों में रहने का कारण क्या था? पूनम अपने परिवार को आखिर इतनी हिम्मत क्यों दे रही थी? जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले चलना होगा। आनंद जी, हमारे घर की छत बहुत ज्यादा कच्ची हो गई है। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये छत ज्यादा दिन तक चल ही पाएगी। हमें जल्द से जल्द छत की मरम्मत करवानी ही पड़ेगी। पूनम, तुम तो जानती ही हो
मेरे पास काम है नहीं और बिना किसी काम के मैं कैसे घर की मरम्मत करवा सकता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है मैं घर की मरम्मत जरूर करवा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे छत को लेकर काफी घबराहट होती है। भगवान कभी कोई हादसा ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही रहेगा। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार घर के बाहर आग सेक रहा होता है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। इस बार भाभी आपको ठंड नहीं लग रही क्या? आपने कोई स्वेटर भी नहीं पहना है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इतनी भी ठंड नहीं लग रही है, इसलिए मैंने आग जला दी थी, सब लोग एक साथ बैठकर आग सेक सके। ये क्या हुआ? हमारा घर अचानक से कैसे गिर गया? अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे लग ही रहा था कि ये छत कभी भी गिर सकती है। भगवान का शुक्र है कि हम में से कोई घर में नहीं था, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब बिना घर के हम कहाँ रहेंगे? सर पर छत नहीं है, ठंड इतनी ज्यादा हो रही है। हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। हम कहीं बाहर निकलेंगे तो हमें कोई दूसरी जगह तो मिल ही जाएगी ना। यहाँ पर वैसे भी खतरा बना ही रहेगा। किसी को कुछ नुकसान हो गया तो हम सब एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पूनम की बात सुनकर पूरा परिवार अब उस जगह से जाने लगता है। माँ, यहाँ तो गांव भी खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अरे वो देखो, ईंट भट्टी। यहाँ पर तो आसपास कोई है भी नहीं और ऐसा लग रहा है देखकर कि ये ईंट भट्टी काफी समय से बंद पड़ी है। देखो, हमारे पास वैसे भी रहने के लिए घर नहीं है और मौसम ऐसा हो रहा है कि बिना घर के हम कहीं रह भी नहीं सकते। बहू, ये तो क्या कह रही है? ईंट भट्टी में हम सब रहेंगे? ये मुझे कहीं से भी मुमकिन नहीं लग रहा है। और कहीं और चलते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा ना। देखिए, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमें पैसे भी देने पड़ेंगे और वैसे भी आनंद जी के पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तो बिना पैसों के हम कहीं नहीं रह सकते हैं। और ये ईंट भट्टी तो देखो, तो ये पुरानी कितनी लग रही है। यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। मुझे लग रहा है पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यहीं रहना चाहिए। सब पूनम की बात मान लेते हैं और अब सब लोग ईंट भट्टी के अंदर आ जाते हैं, जहां बहू उस ईंट भट्टी की सफाई करती है और उस ईंट भट्टी में आई दरारों पर मिट्टी लगाती है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी बर्फ के घर में रह रहा हूँ। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कोई जुगाड़ करती हूँ। अरे बहू, तुझे ये कोयला कहाँ से मिला? माँ जी, ईंट भट्टी में यहाँ पर आग जलाने के लिए काफी सारी चीजें मौजूद हैं, हमें इतनी भी तकलीफ नहीं होगी। उस रात सब लोग जैसे तैसे चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह आनंद काम की तलाश के लिए जाता है। ये देखो, यहाँ पर जो ईंट रखी हुई है उसको मिलाकर एक बिस्तर की तरह बना दिया। अब यहाँ पर कोई भी आराम से सो सकता है। और ये देखिए माँ जी, मैंने ईंट वाली मिट्टी से बर्तन भी बनाए हैं। बहू, तू ये क्या कर रही है? अरे ईंट पर सोना, पता भी है ईंट कितनी गल रही है। बर्तन तो ठीक है, लेकिन ये हर बात में गलत क्यों सोच रही है माँ जी? अरे आप देखिए, जमीन पर सोने से अच्छा तो हम ईंट पर सो जाएंगे। ईंट पर अभी हम कंबल बिछाएंगे। ये देखिए, कंबल रखा है और ये भट्टी से हम एक परात में आग भी जलाएंगे, फिर गर्माहट तो होगी ही ना। वाह भाभी, सच में काफी अच्छा आइडिया है। इसी के साथ पूनम अब ईंट भट्टी में रहने के काफी जुगाड़ निकाल लेती है। हमारी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे कल तक हमारे सिर पर छत तो थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। ईंट भट्टी घर में रहना कितना कठिन होता जा रहा है। ठंड लग रही है, बच्चों के बारे में सोचो। आसपास यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे काम भी नहीं मिल रहा है और बिना काम के तो हम रह नहीं सकते। खाने को भी तो कुछ नहीं मिल रहा हमको। आप खाने की चिंता क्यों कर रही हैं? यही पास में साग उगा हुआ था तो मैं साग तोड़कर लाई हूँ सबके लिए। आज मैं साग बना रही हूँ। लेकिन जिंदगी भर हम ईंट भट्टी में कैसे रहेंगे? खैर, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, कल बात करते हैं। अगली सुबह पूनम भट्टी में ईंट बनाने लगती है। ये देखकर सुनंदा कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? भट्टी में ईंट क्यों बना रही है? अरे हमारे पास भट्टी है पूरी, ईंट बना सकते हैं हम। और वैसे भी ईंट तो ऐसी चीज है जो जिंदगी भर इस्तेमाल में आएगी लोगों के। घर बनते ही फैक्ट्री बनती है, इतनी बड़ी बड़ी मॉल बिल्डिंग बनती है, उसमें ईंट ही तो लगती है ना। तो हम ईंटों का काम शुरू कर सकते हैं। आप आसपास देखिए, यहाँ कोई नहीं है। 1 महीना हो गया हमें यहाँ रहते हुए, कोई आ भी नहीं रहा है, तो हम अपना काम क्यों न करें? सच में बहू, तो इतनी धीरज धैर्य रखकर ही कोई भी काम, कोई भी मुश्किल का हल निकाल लेती है। ये तो हम सबने सोचा ही नहीं था। इसी के साथ अब पूरा परिवार ईंट भट्टी में रहता भी है और ईंट बनाने का काम भी करता है। कुछ दिनों बाद महेंद्र नाम का एक आदमी वहां आता है। अरे तुम लोग कौन हो और मेरी बिना इजाजत के तुम यहाँ कैसे रह सकते हो?
माफ करना, हमें नहीं पता था कि ये भट्टी आपकी है। दरअसल हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है और वैसे भी ये खाली पड़ा था तो हम यहाँ रहने आ गए। तो अब निकलो यहाँ से। और तो और तुम लोग यहाँ पर ईंट बनाकर पैसे भी कमा रहे हो। चालाक कितना समझ रहे हो खुद को। माफ करना, हम चालाक नहीं हैं, मजबूर हैं और हमें यहाँ से मत निकालिए। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, आप हमें यहीं पर रहने दीजिए और जो हम ईंट बनाकर पैसे कमाते उसमें से आधा हिस्सा आप भी ले लीजिएगा। वैसे भी आपकी ये ईंट भट्टी खाली पड़ी थी, हमने यहाँ पर रहना और काम करना शुरू किया। वैसे इसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। वैसे भी मुझे तो मिल ही रहा है कुछ ना कुछ, मुझे चुकाना पड़ रहा है और ना ही किसी को कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुझे पूरे बराबरी का हिस्सा चाहिए। कल को कोई रोना धोना ना हो कि हम लोग सारी मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमें बस यहाँ से मत निकालिए। पूनम और पूनम का परिवार वहीं रहने लगता है। ऐसे कुछ दिनों बाद पूनम के परिवार के पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे अब तो हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं, हम अपने पुराने वाले घर को ठीक करवा लेते हैं और वहीं रहेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जब हमारा रहना यहाँ पर, हमारा रोजगार यहाँ, तो वहाँ क्यों जाएंगे? हमने इस ईंट भट्टी के घर में कितना कुछ कमाया है। यहाँ हमें बुरे वक्त में छत मिली है और जब हमारे पास पैसे आ गए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रहना कितना मुश्किल हो रहा है, ठंड कितनी लगती है। अरे तो ठंड का जुगाड़ करेंगे ना हम, मुझे तो यही ठीक लगता है, बाकी आपके ऊपर है। मुझे भी बहू की बात ठीक लग रही है। अरे मुश्किल घड़ी में इस ईंट भट्टी घर की वजह से ही हम स्थिर हो पाए हैं, हम अपना पैर जमा पाए हैं और अब यहाँ से चले जाएं ये सही नहीं है। और मैं भी भाभी के साथ हूँ। इसी के साथ पूरा परिवार अब हमेशा के लिए ईंट भट्टी के पास अपना एक आलीशान घर बनाता है और उसी में पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपने भी ऐसा ही कोई गरीब मजबूर परिवार देखा है तो हमें जरूर बताइए।